नमस्कार, आप देख रहे हैं देवांशी कार्यक्रम दूरदर्शन हिमाचल पर सफलता की कहानी इनकी जुबानी। आज हम आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जाने मानी शख्सियत डॉक्टर देवकन्या ठाकुर से। मैं आपको बताना चाहूँगी डॉक्टर देवकन्या ठाकुर एक ऐसा नाम जो कि हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में जाना जाता है और इन्हें सभी लोग जानते पहचानते हैं, ना सिर्फ इनके काम की वजह से, इनकी सफलता की वजह से। कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो आप बंद आँखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको कभी सोने नहीं देते। तो चलिए आपका तारुफ करवाती हूँ सीधा डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार भानु जी। मैं यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर देवकन्या ठाकुर जो हैं वो एक पीआर प्रोफेशनल हैं, एक राइटर हैं और एक फिल्म मेकर भी हैं। और भी बहुत सारी बातें हमें आज यहाँ पर पता चलने वाली हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इस शो के ज़रिए तमाम दर्शकों को जानने को मिलेंगी। तो देवकन्या जी, हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, जब देवकन्या जी सिर्फ देव या देवकन्या ही थी आपके चाइल्डहुड से। जी भानु, वैसे मैं कुल्लू से संबंध रखती हूँ। मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा है क्योंकि 80s और 90s का समय था, तो इतना ज़्यादा ग्लैमर, इतना ज़्यादा जैसे आजकल का समय है वैसा नहीं था। और मुझे लगता है कि मैं जब स्कूल में थी, आई वॉज़ वेरी एक्टिव स्टूडेंट। मैं साइंस स्टूडेंट थी और मैं स्कूल की, कॉलेज की, बड़े होने तक हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। और मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें, चाहे आप पर्सनल लाइफ में भी, घर में भी मैं देखती थी। मेरी माता बहुत मेहनती हैं, तो हमें भी उन्होंने उसी तरह से हमारा बचपन ढला है उसी हार्ड वर्क के बीच में। तो बचपन ऐसा रहा है। मेरे 2 भाई हैं, अभी एक अमेरिका में है, एक हिमाचल में ही है। तो सिबलिंग्स के साथ जो ग्रूमिंग होती है ना, अपब्रिंगिंग होती है, मुझे लगता है ये हमारे जीवन में बाद में जो अनुभव है उसमें ये हमारी सहायता करते हैं आपकी ग्रूमिंग में, कि आपका बचपन कैसा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बचपन काफ़ी हर किसी का बहुत खास होता है, तो आपके भी बचपन के साथ जुड़ी हुई काफ़ी यादें हैं। अगर मैं आपके एजुकेशन की बात करती हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई किस तरीके से हुई और कैसे यहाँ तक आप पहुँचे हो? जी भानु, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मैं हमेशा अपने स्कूल में फ़र्स्ट आती थी, इवन कॉलेज में भी मेरा रिकॉर्ड अच्छा था। अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मैंने थिएटर भी किया, सब कुछ किया है। और बाद में हालांकि मैं बाद में जर्नलिज्म में आई, अदरवाइज़ आई वुड हैव बीन इनटू अ बॉटनी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था। जर्नलिज्म में आने के बाद क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित है, फिल्म मेकिंग, सब कुछ, एडवर्टाइजिंग, तो एजुकेशन में मैंने जर्नलिज्म में डॉक्टरेट किया। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से मैंने फिल्म मेकिंग से संबंधित एक कोर्स किया। फिर आप जानती ही हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी में मैं शुरू से जुड़ी रही हूँ, तो वाणी कोर्स भी उस दौरान किया। तो सब कुछ किया जो अपना पैशन था, मतलब कहीं पर कोई कमी नहीं रही है। जी। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं कि आप बतौर पीआर प्रोफेशनल आपने शुरुआत की है अपने करियर की, तो आपकी पढ़ाई लिखाई के बाद आपने जैसे ही जॉब के बारे में सोचा तो आपने कहा आपका इंटरेस्ट था जर्नलिज्म में भी, तो कहाँ से शुरुआत आपकी हुई? आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? देखिए भानु जी, क्योंकि जब हम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, बीच में अलग अलग पड़ाव आते हैं, तो आजकल तो बच्चे दे आर वेरी क्लियर कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। मैं भी बहुत क्लियर थी कि मुझे जीवन में क्या करना है। तो ठीक है, व्हेन आई केम इनटू पीआर प्रोफेशन, शुरू में तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे जर्नलिज्म ही करना था, लेकिन लेटर ऑन जब आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, मुझे ऐसे लगता है एक पैकेज है जिसमें आप फिल्म मेकिंग भी कर रहे हैं, आप क्रिएटिव राइटिंग भी कर रहे हैं, आप न्यूज़ भी बना रहे हैं, आप एग्जीबिशंस भी कर रहे हैं और आप रेडियो, टीवी सब कुछ कर रहे हैं। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि जो मेरा पैशन है वो मेरा प्रोफेशन है, और अपनी प्रोफेशन की वजह से आई कुड पॉलिश माय स्किल्स, कि मैं अपना जो मेरा पैशन था, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग की तरफ था, चाहे किताबें लिखने का था, चाहे फिल्में बनाने का था, वो मैं कर पाई। तो पीआर एक इस तरीके का प्रोफेशन है जिसमें जो आपके स्किल्स थे वो कहीं ना कहीं वो सारे यूज़ हो रहे थे, तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है
और स्टार्टिंग से जो कुछ आप करना चाह रहे थे वो आप कर पाए हैं जी इसमें? भानु, ये तो है। और मुझे लगता है हर प्रोफेशन हार्ड वर्क मांगता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इंजीनियर हैं, मैनेजमेंट में हैं। मैं देखती हूँ जब मैं इस तरह के लोगों के साथ काम करती हूँ जो IIM पास आउट है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, हार्ड वर्क मैटर्स। और एक्सपोजर तो आपको हो ही जाता है व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट अपनी फील्ड से रिलेटेड कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अब तो ग्लोबल है पूरी दुनिया। तो यू कैन सी कि आपके प्रोफेशन में क्या हो रहा है और आपसे रिलेटेड जो अदर प्रोफेशंस हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है मतलब कॉमन थिंग जो हर प्रोफेशन में है, तो वो हार्ड वर्क है। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी आपसे, एक लेडी के लिए एक कॉर्पोरेट में काम करना और बतौर PR प्रोफेशनल काम करना, ये कितना चैलेंजिंग है? भानु जी, मतलब एक विमेन होने के नाते मुझे लगता है आज के समय में शायद हमसे पहले विमेंस के लिए चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि आपको फैमिली का सपोर्ट भी होता है, ऑफिस में भी माहौल इतना बदल गया है। मैं समझती हूँ अगर हम अपने पिछले 20 साल देखें ना, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ये जो चाइल्ड केयर लीव्स फीमेल के सपोर्ट में आई हैं, ये इन्हीं सालों में आई हैं। उसके अलावा बहुत सारी पिछले दिनों पीरियड्स लीव की बात भी हो रही थी। हमारे लिए दुनिया बहुत बदली है, हमारा एजुकेशन बहुत बदला है, सिस्टम भी बहुत बदला है। और जितनी लड़कियां हैं, मुझे लगता है आजकल पेरेंट्स जो हैं, मैं अपने समय की भी बात करूं, चाहे हमारे पिता चाहे उनकी सोच पितरी सतात्मक रही हो, लेकिन अपनी बेटियों के लिए उन्होंने हमेशा अच्छा चाहा है। और एक बहू के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे भी मैं महसूस करती हूँ कि माय हस्बैंड ऑलवेज वांटेड कि मैं अपने करियर में अच्छा करूँ, अपने प्रोफेशन में अच्छा करूँ। माय फादर इन लॉ ऑल्सो वांटेड कि, तो ये जो सपोर्ट है फैमिली का और जो एक पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी सरकार में, तो वो भी विमेन की फेवर में है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में, अभी तक तो हम बात करते हैं कि हमारे ये चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे आने वाले टाइम में ऐसे लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी और बराबरी का है। अब तो आपके हिसाब से बतौर PR प्रोफेशनल जो है कॉर्पोरेट्स में अगर काम करना हो तो लेडी के लिए कोई खास चैलेंजेस नहीं है वो, और मेंटली अगर प्रिपेयर खुद को करने की बात हो तो किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करके कोई फीमेल दिस थ्योरी अप्लाइज टू ऑल द प्रोफेशन। आई थिंक सभी प्रोफेशंस के लिए यही थ्योरी अप्लाई होती है। विमेन को आज की डेट में आप IT में देखिए, सबसे ज़्यादा फीमेल्स हैं। आप सेना में जो ऐसी फील्ड्स थी जहाँ पहले महिलाएं नहीं थी, वहाँ पे आप देखिए, आर्मी कर लीजिए, नेवी कर लीजिए, आप हेल्थ कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, हर एक जगह पर जो है फीमेल्स हैं, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रही हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर। कुछ साल पहले की बात है, उस समय हमारे गवर्नर साहब होते थे आचार्य देवव्रत जी, अभी वो गुजरात में गवर्नर हैं। तो उनका एक कार्यक्रम मैं अटेंड कर रही थी, दैट वाज अबाउट स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें ऐसा था कि 80% गर्ल्स थी। तो उन्होंने उस दिन स्टेज पर अपनी स्पीच में कहा था कि लड़कों तुम संभल जाओ, आने वाले टाइम में लड़कियां ही सब जगह होंगी। एंड आई रिमेंबर माई टाइम व्हेन आई डिड माई PhD, आई वाज स्टूडेंट इन HP यूनिवर्सिटी। उस समय 75% था यूनिवर्सिटी में जो फीमेल रेशो था, तो लड़कियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। हाँ, तो काफ़ी हद तक वो चेंज हो रहा है। जी। अच्छा देवकन्या जी, मैं जानना चाहूँगी आपके अब स्किल्स को लेकर के। बचपन से हमारी जो हॉबीज़ हैं, आपकी क्या हॉबीज़ रही हैं? पहले आपकी हॉबीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए भानु जी, समय के साथ, उम्र के साथ हमारी सोच परिपक्व होती है, हमारे टेस्ट बदलते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि आप जीवन में कुछ करते हैं ना, क्योंकि पहले तो आपको सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है, आप ये भी करें वो भी करें, खूब पढ़ें लिखें, है ना। फिर हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। मैं पढ़ने में बहुत शौकीन थी, पहले से अलग अलग किताबें पढ़ती थी, खासकर लिटरेचर। और ऑल्दो आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, लेकिन मुझे लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद था। एंड आज की डेट में मैं जब खुद लिख रही हूँ कहानियाँ, ये कहीं ना कहीं आपके मन में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं, आपको परिपक्व करती हैं। ऐसे ही जब हम लाइफ में, मैं सोचती हूँ आज से 10-20 साल बाद हो सकता है मेरी हॉबीज़, अब आप पर्टिकुलर हो जाते हैं अपनी हॉबीज़ को लेके कि पहले तो आप सब कुछ पढ़ते हैं, अब आप किस राइटर को ज़्यादा पसंद करते हैं, हम चूज़ी हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मैं तो क्या ये समझूं कि क्या आप स्कूल टाइम से ही लिखती आ रही हैं, या ये समझूं कि आप कॉलेज से लिख रही हैं? जी हाँ, मैं लिखती बहुत पहले से थी। जैसे स्कूल कॉलेज में डिबेट होते हैं या कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन है या इस तरह के, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो उससे ऑब्वियसली इंसान निखरता है। तो मुझे याद है, आई वॉज इन 7th और 8th क्लास, जब तब से मैं डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जाती थी कुल्लू में।
तो ये चीज़ें अपने आप कंटेंट फाइंड आउट करना, आपको पॉलिश तो करते ही हैं। तो हाँ, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगी या मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो ये समहाउ समय के साथ। अच्छा, आप किस राइटर को आप इतना ज़्यादा पढ़ती थी, किन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया? जी, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मैंने सब राइटर्स को पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन अब मैं बहुत चूज़ी हो गई हूँ पढ़ने के लिए। मैं निर्मल वर्मा को बहुत पढ़ती हूँ, एक बार नहीं बार बार पढ़ती हूँ। और उसके बाद हिमाचल में SR हरनोट जी हैं, अमृता प्रीतम जी हैं, और भी मैं जैसे कि कुछ स्थानीय इशू आंचलिकता वाली चीज़ें जो मुझे अट्रैक्ट करती है वो मैं पढ़ती हूँ। उसके अलावा जो बड़े राइटर्स क्या लिख रहे हैं, आई रिमेन अप टू डेट कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, बिकॉज ये हमारे लेखन पे भी तो असर करता ही है कि किस तरह का ट्रेंड है राइटिंग में। आपसे मेरी बातचीत हो रही थी शायद इस शो से पहले, मैं बोल रही हूँ, तो आप बता रही थी कि प्रोफेशन में, मीडिया प्रोफेशन में आना कैसे हुआ, कि आपके फादर के साथ आपने कोई कॉन्वर्सेशन की थी। जी कि वो क्या था, ज़रा उसके बारे में काइंडली हमारे दर्शकों को बताएं। जी भानु, वही है ना कि कई बार बचपन में मैं उस समय दूरदर्शन का समय था, तो सलमा सुल्तान की न्यूज़ देखते थे। तो शी यूज़ टू बियर अ फ्लावर हियर, और मैं भी फूल पहनती हूँ। तो हम देखते थे कि दे आर लाइक रोल मॉडल टू अस। तो मैं अपने पिताजी से एक बार पूछा कि ये पढ़ते क्या हैं, कि ये टीवी पे आ रहे हैं, इनकी उस समय पे इतना पता नहीं था। तो ही टोल्ड मी कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा। कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उन्हें भी नहीं पता था। तो ऑल्दो लेटर ऑन ही डोंट वांट कि मैं मीडिया में आऊँ, बिकॉज वो मुझे हमेशा कहते थे कि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो कुछ नहीं करते, वो दूसरों से पूछते रहते हैं आप क्या कर रहे हो। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं, क्योंकि ये उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया था, बिकॉज जर्नलिज्म वाज माय पैशन। तो मुझे ऐसा करना है कि मैं टीवी पे मुझसे पूछें, लोग मुझसे पूछें। आज जब लोग आपको टीवी पर देखते हैं तो आपके फादर के बारे में, मैं उनके एक्सपीरियंसेस या आपके आसपास में जो लोग हैं उनके बारे में, उनका रवैया कैसा रहता है, उन्हें कैसा लगता है, उनके बारे में जानना चाहूँगी। जी हाँ, दे आर वेरी सिंपल पीपल। तो उन्हें पता है, उन्हें मेरी काबिलियत का पता है शुरू से ही, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जिस तरह के परिवार से हम आते हैं, वो मायने रखता है, किस तरह की वैल्यूज़ उन्होंने हम में इनकलकेट की है। और ठीक है, मुझे लगता है कि हम तीनों भाई बहन वी आर सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, लेकिन मैं अपने आप को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है मैंने अभी तक अपने जो मैं सोचती हूँ उसका 10% भी नहीं किया है। तो आई होप कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहता है। तो आई फील कि ही मस्ट बी फीलिंग हैप्पी। और मोर ओवर जब वो मेरी बुक्स देखते हैं और उसका कंटेंट देखते हैं, क्योंकि जब भी मैं अपने फादर के पास जाती हूँ वो मुझे हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी परंपराओं से रिलेटेड मुझे हर चीज़ बताएं, मुझे सिखाएं। और मैं कोशिश करती हूँ, कई बार मैं जब कुछ लिख रही होती हूँ, कुछ तकनीकी चीज़ें होती हैं हमारी कहानियों में या किसी चीज़ से मुझे लगता है कि जूझ रही हूँ मैं किसी विषय से, तो मैं उनसे ज़रूर डिस्कस करती हूँ। तो वो मुझे रास्ता दिखाते हैं कि ये है। और आज भी मैं जब भी कोई कहानी लिखती हूँ, कोई उपन्यास लिखती हूँ, कविता लिखती हूँ, जहाँ मुझे तकनीकी तौर पर मैं फंस जाती हूँ, तो मैं उनसे ज़रूर गाइडेंस लेती हूँ। देखिए, एक टाइम वो था जब अपना प्रोफेशन चुनने के लिए लोगों से बातचीत करके, इधर उधर पढ़ के, ये सब करके लोग आगे बढ़ा करते थे। एक टाइम ये है कि सब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, जस्ट बिकॉज इंटरनेट या हमारे इतने ज़्यादा एजुकेशन जो है वो हो गया है, बहुत सारे संसाधन ऐसे हो गए हैं जिससे हमारी इन्फॉर्मेशन जगह जगह तक पहुंचती है। तो आपसे मैं इंटरनेट के बारे में जानना चाहूँगी कि इंटरनेट का हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा है पहले और अभी के मुताबिक, प्लस और माइनस आप क्या देखते हैं? जी भानु जी, इंटरनेट, हम ये जो है ना आज के डेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो हम ये चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकते अपने जीवन से। अच्छी बातें ये है कि जो जिस इंसान को तकनीक का सही इस्तेमाल करना आ गया वो सक्सेसफुल है, जो सही इस्तेमाल नहीं कर पाया तो वो कहते हैं ना आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो आज की जनरेशन भी मुझे लगता है कि दे नो, दे आर वेरी स्मार्ट कि उन्हें क्या करना है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि देश और दुनिया के किसी भी हिस्से में क्या हो रहा है वो हमें अपनी उंगलियों पे, अपने फ़ोन स्क्रीन पे एक सिंगल क्लिक पे वो आ जाता है, राइट? लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, मान लो मुझे किसी विषय पे कुछ लिखना है तो आई ट्राई कि पहले मेरा अनुभव क्या है उस चीज़ को लेके, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल और यूट्यूब। वो बात की चीज़ है
क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं पहले जाऊं उस वहाँ पर तो मेरी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो थोड़ा दायरे में सीमित हो जाएगी कि मैं उससे आगे नहीं सोच पाऊंगी। और मुझे लगता है आज के बच्चे भी, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कहते हैं ना थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर रहें, तो द ओरिजिनलिटी कम्स फ्रॉम देयर। तो क्रिएटिविटी की जहाँ तक बात है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल साइट, सोशल मीडिया आने से वो क्रिएटिविटी इम्प्रूव हुई है या कहीं ना कहीं वो रुक गई है, या प्लैगरिज्म बहुत ज़्यादा होने लगा है? उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी भानु जी, मैं बात करूंगी क्योंकि मैं कॉलेज और स्कूल्स के स्टूडेंट से भी बार बार इंटरेक्ट करती हूँ बीच बीच में, तो मैं कई बार देखती हूँ कि सबका कंटेंट सेम होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि दे आर टेकिंग द कंटेंट फ्रॉम द सेम सोर्स। ऐसे में क्या होता है कि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, स्मार्ट क्लासेस की बात होती है, लेकिन जब मैं कोई एक करेक्टर लिख रही हूँ या किसी राइटर द्वारा लिखा हुआ कोई करेक्टर पढ़ती हूँ, तो मैं उन काले अक्षरों से अपनी इमेजिनेशन में वो करेक्टर बनाती हूँ। लेकिन जब वो साइंस की फील्ड में तो ठीक है, यू नीड डेमो एंड लैब फॉर एवरीथिंग, लेकिन जो क्रिएटिव फील्ड है यू नीड फ्रीडम ऑफ थॉट्स। उसको लिमिट नहीं करना है अपने विचारों को किसी एक दायरे में। जब हम स्मार्ट क्लासेस में भी जब हम बता देते हैं, एक बच्चे को हमने बता दिया ये करेक्टर वैसा है, तो उसने उतना ही सोचा और उसके अंदर इमेजिनेशन कहीं ना कहीं रुक जाती है, कहीं हाँ, ना कहीं उसको रुक हम गई है बाधित कर क्रिएटिविटी। देते हैं। हाँ, तो हाँ, वो अब तो इमेजिनेशन होना, बनाना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट अब वेस्ट में भी आ गया है। दे आर ऑल्सो, वो लोग अब जो ये स्मार्ट क्लासेस और इस कॉन्सेप्ट को छोड़ रहे हैं। हम लोग जाते हैं ना वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, लेकिन वो लोग अब इस कॉन्सेप्ट को छोड़ रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, लेट देम थिंक देमसेल्व्स। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं आपके राइटिंग के ऊपर कि आपकी अभी तक जो है अप्रॉक्सीमेट 5 बुक्स आ चुकी हैं, और सारी बुक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी लिखी गई हैं और काफ़ी ज़्यादा रीडर्स ने पसंद भी की हैं। काइंडली उन बुक्स के बारे में बताइए। पहले तो ये सवाल है कि आपको ये बुक लिखने का आइडिया आया कहाँ से? जी भानु जी, मेरी पहली पुस्तक जर्नलिज्म पर ही थी, दैट इज़ अ रिसर्च बुक। उसके बाद मेरी कहानी की पुस्तक मोहरा। उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने जल्दी से कहानी लिख दी, और ये बुक मेरी 2020 में आई, और ये 2010 में भी आ सकती थी क्योंकि इसमें 10 कहानियाँ हैं और मैं बहुत पहले लिख चुकी थी। लेकिन मैं अपने लेखन को पूरा समय देती हूँ उसको परिपक्व होने का, क्योंकि समय के साथ हमारी जो सोच है, कई बार हमें लगता है ये हमने लिखा है उसको और ज़्यादा पॉलिश करना है। तो 2020 में मेरी मोहरा पुस्तक आई थी, और इसकी जो कहानियाँ हैं, जैसे कि प्रसार भारती अवार्ड भी मिल चुके हैं इन कहानियों पर, जो नाटक बने हैं, हेसन कहानी है, मोहरा कहानी है, तो ये सारी आंचलिकता से निकली कहानियाँ हैं, मेरे अपने अनुभव रहे हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर जिस तरह के अनुभव रहे हैं मेरे, वो सब इन कहानियों में है। मलाना करीम एक उपन्यास है। मलाना करीम, जैसे कि ड्रग्स के बारे में आज हम इतनी चर्चा करते हैं, बीच में मुझे कुछ जेल रिफॉर्म्स के काम करने का मौका मिला, तो उस दौरान जो अनुभव हुए वो सब मुझे लगता है कि समय के साथ मैं उनको कलमबद्ध करती गई और वो बुक की फॉर्म में आई। एंड माई पब्लिशर इज़ वेरी हैप्पी कि मलाना करीम जो पुस्तक है, जो क्योंकि आज जिस तरह का माहौल है ड्रग्स का हमारे यूथ के बीच में, तो मुझे लग रहा है वो पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उससे एक मैसेज, क्योंकि एक रीहैब्स के अंदर किस तरह का माहौल होता है और कैसे कैसे ड्रग्स में एक बच्चा चला जाता है, हाउ टू डील विद हिम, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस उसमें हैं और मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले इन बुक्स के लिए। हाल ही में मैंने एक पुस्तक की थी परवाज़ नाम से, वो एक पोइट्री बुक है, वो मैंने हिमाचल की 5 जेलें हैं उनके प्रिजनर्स ने लिखी थी, वो बहुत अच्छा अनुभव था। और क्रिएटिव राइटिंग में कहते हैं ना कि एक दीवार के भीतर बांध के नहीं रह सकता इंसान, क्योंकि आपके थॉट्स फ्री हैं। तो कविताएं सबसे मुश्किल विधा है साहित्य की, और मुझे बहुत मज़ा आया उस बुक को संपादित करने का, लिखने का, एंड आई रियली एन्जॉय राइटिंग। और अभी भी मैं लिख रही हूँ, होप सून आई विल डू सम मोर असाइनमेंट्स। ऑल द बेस्ट, हम आपको ये कहेंगे, और इसी तरीके से बेहतरीन किताबें आप लिखती रहें जिससे कि लोग खुद कनेक्ट होते रहें और कनेक्टेड फील करें। अब देखिए ना, एक चीज़ होती है जो कि आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ आप फेस कर रहे हैं और उसे आप लिख रहे हैं। जब आप कोई प्रैक्टिकल चीज़ को लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, तो काफ़ी हद तक लोग उससे खुद को कनेक्टेड फील करते हैं कि ऐसा कुछ तो हमारे आसपास हो रहा है। वही तो लिटरेचर है जो आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, वही तो आप लिख करके लोगों के सामने ला रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है पढ़ने की जो एक आदत छोड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वापस बन भी रही है। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए आप जैसे राइटर्स का ख़ास तौर पर कंट्रीब्यूशन है और ये होना भी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं आऊँगी कि
आपकी एक और शौक है जिसकी वजह से आपको जाना जाता है, आपकी फिल्म मेकिंग, राइट? डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ जो हैं आप बनाती आई हैं, बना रही हैं, कब से बना रही हैं आप फिल्म देखिए डॉक्यूमेंट्रीज? भानु जी, 2011 में मैं FTI पुणे से वापस आई थी। ऑल माय फ्रेंड्स आर इनटू फिल्म मेकिंग, तो क्योंकि मुझे हिमाचल में ही काम करना था तो मैंने सोचा था कि मुझे फिल्म मेकिंग में मेरी पहली फिल्म 2015 में आई थी। 2015 अभी तो मुझे लगता है कि 8 साल ही हुए हैं मुझे, तो हालांकि मेरी 10 फिल्में आ गई हैं और आई वांटेड टू डू मैनी मोर। और मेरे जितने फिल्म के जो सब्जेक्ट होते हैं वो सोशल रिफॉर्म्स ही हैं और मैं 8 फिल्मों से जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह के इश्यूज़ पे आगे भी काम करती रहूँ। तो आपकी जो फर्स्ट मूवी थी वो कौन सी मूवी थी? नो वुमेन्स लैंड। इट वाज ऑन ट्राइबल वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स। और इस मूवी को तो मुझे लगता है प्राइज भी मिला था, जी है ना? जी, इट वाज ऑनर्ड बाय ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया और इस विषय पर मैंने कहानी भी लिखी है। भानु जी, एक बात है कि ये सारी जो विधाएं हैं ना, चाहे वो फिल्म मेकिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो पोइट्री राइटिंग है, मुझे लगता है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब मैंने नो वुमेन्स लैंड फिल्म बनाई थी तो उसी में से मैंने कविता लिखी थी, पहाड़ की औरत, जो बहुत पसंद की गई लोगों में, और उसी एक्सपीरियंस से मेरी कहानी निकली है रिवाज़े आम। तो मुझे लगता है ये सारी विधाएं जो हैं हमें पॉलिश करती है जब हम एक फील्ड में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, PR प्रोफेशन इज़ लाइक पैकेज ऑफ ऑल द क्रिएटिव राइटिंग एंड फिल्म मेकिंग एंड TV रेडियो ब्रॉडकास्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं जब आप तो नियर अलग अबाउट विधा अभी में आपकी 10 मूवीज आ चुकी हैं, इंक्लूडिंग जी, डॉक्यूमेंट्रीज ऑल्सो, है ना? तो अभी काफ़ी मूवीज़ हैं जिनको शायद प्राइज भी मिला है। काइंडली वो हमारे दर्शकों को आप अगर बताएं तो बेहतर होगा। जी हाँ, नो वुमेन्स लैंड जैसा मैंने आपको बताया 2015 में आई थी। 2016 में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, लाल होता दरख्त, SR हनोट जी की कहानी है। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला। आई रिमेंबर उस वक्त हिमाचल के गवर्नर साहब ने भी उसे बहुत अप्रिशिएट किया था कि इस तरह के विषयों पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसकी रीच ज़्यादा पब्लिक तक थी और हिमाचल के इश्यूज़ बाहर दूसरे स्टेट में गए, दूसरे नेशन में गए। ऐसे ही मेरी मोहरा फीचर फिल्म है, जेल रिफॉर्म पर फिल्म है बिहाइंड द बार्स, और एक मैंने फिल्म बनाई थी दन, जो है ट्राइबल में ही बनाई थी मैंने वो। और उसके बाद मैंने कुछ और भी इश्यूज़ पे काम किया, और लेकिन मेरा जो फोकस हमेशा रहा वो सोशल रिफॉर्म ही रहा। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस तरह के प्रोग्राम्स पर ज़्यादा रहा। और अगर आप मेरी उसमें भी जाएंगे, अगर आप मेरी फिल्म्स के अलावा अगर आप मेरी कहानियों में जाएंगे, साहित्य में जाएंगे, तो आपको इसी तरह के विषय मिलेंगे। अच्छा, एक यहाँ पर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये भी रही है कि आपको रिसेंटली वुमेंस डे पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो है अवार्ड भी मिला है। काइंडली उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस चीज़ को जी हाँ, मद्देनज़र जो है वो अवार्ड दिया गया है। जी भानु जी, मैं जैसा आपको बताया कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर काम करती रही हूँ, तो ये मुझे मेरी राइटिंग एंड फिल्म मेकिंग के लिए ही मिला अवार्ड मुझे। और आपके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है अगर, तो बहुत एक्नॉलेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और आप काम कर रहे हैं, उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है, और उसी को देखते हुए और भी ज़्यादा हौसले बढ़ते हैं, हिम्मत बढ़ती है कि और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, फर्दर प्लान्स की अगर मैं बात करती हूँ तो फर्दर प्लान्स क्या हैं आपके भी? जी, मैं फर्दर प्लान्स, जैसा मैंने आपसे बताया कि मुझे अभी लगता है कि आई हैव डन ओनली 10% ऑफ माई capability. तो I have many plans. Recently I have started a community radio station in कुल्लू, और क्योंकि ब्रॉडकास्ट मीडियम से जुड़ी हुई थी तो I wanted to do something for my communities, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, तो that is going well. और अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, फीचर फिल्म बनानी है, बहुत सारी किताबें लिखनी है, और साइमल्टेनियसली मैं इस वक्त 3 उपन्यास पे काम कर रही हूँ। कई बार रहता है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में खटकता रहता है कि कोई विषय है जो आपको छू जाता है, कहानियाँ, कविताएं, बहुत कुछ करना है। कई बार ऐसे लगता है कि 24 आवर्स भी कम है, और आई फील एनर्जाइज्ड। समटाइम ऐसे लगता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, और आई फील लाइक आई एम येट 20 ईयर्स यंग गर्ल। तो मैं अभी दौड़ूँ, खूब काम करूँ और अपने पैशन को फॉलो करूँ।
और अच्छा करूं, सोसाइटी को कुछ दे के जाऊं। बहुत अच्छी बात है। और देखिए आप इसी तरीके से बहुत कुछ अच्छा करते रहें और ऐसे ही एनर्जाइज्ड आप रहें, और आपका जितना काम है वो सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक सही दिशा निर्देश देता रहे और लोग जो हैं उससे इंस्पायर होते रहें, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। खैर अभी अगर मैं बात करूं कि कोई ख़ास बात, वैसे तो हम हर दिन कुछ ना कुछ हम देखते हैं, सीखते हैं और हम चाहते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया जाए, लेकिन क्या कुछ अभी ऐसा कोई टॉपिक या कोई ऐसा विषय कुछ आपके माइंड में चल रहा है जिसके ऊपर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? ऐसा कुछ है? या अगर मैं वैसे जनरली बात करूं सोसाइटी को लेके, तो हमारे हिमाचल में तो ड्रग्स से रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, मैं अपने लेवल पे भी कर रही हूं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इन विषयों पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो क्रिएटिव फील्ड है उसको हम किसी दायरे में बांध नहीं सकते हैं। ऊंची उड़ान भरना, अपने थॉट्स को खुले रखना एंड एक्सेप्टेंस फॉर एवरीथिंग और फॉलोइंग योर पैशन। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, काम करते जाओ। लास्ट में सोचेंगे, लेटर ऑन वी विल थिंक कि अब हमें कहीं किसी दायरे में बंधना तो है। हर एक फील्ड में आपने काम किया है और इतनी एनर्जी की ज़रूरत है, कभी ऐसा नहीं लगा कि अपना मैरिटल स्टेटस या फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कहीं पर बैरियर आ रही हैं, बैरियर बन रही हैं? ऐसा कभी कुछ फील हुआ कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं और ज़्यादा समय निकाल पाती और ज़्यादा कुछ कर पाती? ऐसा कभी लगा क्या? नहीं लगा भानु, क्योंकि माई पेरेंट्स वर वेरी मच सपोर्टिव एंड माई इन लॉज उससे भी आगे सपोर्टिव हैं। एंड मेरे हस्बैंड ही इज़ वेरी मच सपोर्टिव, और मुझे जैसा मैंने आपसे कहा कि उन्हें पता है मेरे ड्रीम्स क्या हैं, पैशन क्या है। वो कहते हैं ठीक है, जो तुम्हें करना है करो, है ना। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अपब्रिंगिंग में होती है। मेरे आपके जीवन साथी का आपके जीवन में क्या रोल है वो बहुत मायने रखता है ना। मैं बहुत सारी मेरी राइटर फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं कि हमारे बच्चे हो गए उसके बाद हमने कंटिन्यू नहीं किया। दे आर वेरी गुड राइटर। वन ऑफ माई फ्रेंड जिन्होंने अभी 50s के बाद शुरू किया, तो मैं कई बार उनसे पूछती हूँ कि आप इतना अच्छा लिखती थी, आपने ये ब्रेक क्यों दिया बीच में? कहते हैं हमारे पास बच्चे बड़े करने के लिए थे। एक फैमिली सपोर्ट की कहीं बात आती है कि अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो मुश्किल हो मुझे जाए। कभी ये चीज़ सोचनी नहीं पड़ी। इवन आई हैव 2 बॉयज़। वो मुझे अभी रिसेंटली आपने देखा कार्तिकी को ऑस्कर मिला, तो माई चिल्ड्रन नो माई ड्रीम्स कि मम्मा के क्या ड्रीम है। तो अब मुझे वो बार बार उकसाते हैं, मम्मा आपको ऑस्कर नहीं लेना है क्या? तो बहुत खूब। देव कन्या जी, मोटिवेशन क्या है अभी बातचीत में समय पूरा हो चुका है और चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ बातचीत करके बहुत मज़ा आया और मुझे लगता है तमाम दर्शक और भी बहुत सारी चीज़ें आपसे जानना चाहते थे, बहुत ही इंस्पायरिंग। फिलहाल आज देवांशी प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।